इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आखिर क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो फर्स्ट इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर से करंट पास होगा तो वो कंडक्टर हीट हो जाएगा। सो दैट इज द इफेक्ट विच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज magnetic effect of electric current. Whenever electric current passes through any conductor in its surrounding, it create a magnetic effect. Okay, so that is the second effect of electric current. While the third effect is chemical effect. जब किसी चीज में से करंट पास होता है तो वो उसमें एक केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकता है, तो दैट इज नोन एज इट्स थर्ड इफेक्ट। अब देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करके एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग केमिस्ट्री में ज्यादा सीखोगे, तो अभी के लिए हम लोग सीखने वाले हैं मेनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है सर जी? बताते हैं। और इसी इफेक्ट का यूज करके हम लोगों ने, देखो बालकों, हम लोगों ने टीवी बनाई, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन बनाई, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब को भी बनाया। अच्छा जी सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट जब किसी मीडियम से पास होता है तो ये हीट डेवलप ही क्यों करता है? सो टू अंडरस्टैंड दिस हमको समझना होगा एक कंडक्टर को। लेट से मैंने यहाँ पर एक वायर लिया, लेट से ये कॉपर का वायर है, एंड हम सभी जानते हैं कि कॉपर के वायर के अंदर काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो एटम्स होंगे ये इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में कि सर एक बात बताइए कि जब करंट किसी मीडियम से पास हुआ तो वो, नाउ अब हमारे मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा, ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सर अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हुआ तो ऐसा क्यों होता है कि वो कंडक्टर हीट हो जाता है, यानी कि करंट आखिर हीटिंग इफेक्ट डेवलप ही क्यों करता है? सो टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक अ कॉपर वायर। हम सब जानते हैं कि ये कॉपर वायर बहुत से एटम के मिलने से बना होगा, ऑब्वियस है ना? अब जितने भी ये एटम्स हैं ऑल ऑफ देम आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस। तो जितने भी ये एटम्स हैं ये क्या करेंगे बालकों? ये वाइब्रेट करेंगे, है ना? ये वाइब्रेशन की स्टेट में रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और इनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो रैंडम मोशन करेंगे अगर हम इसे किसी बैटरी के साथ या किसी सेल के साथ कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो, राइट? ये हम सब पहले भी सीख चुके हैं, पहले की वीडियोस में मैं आपको ये बात समझा चुका हूं। नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। अब इससे क्या होगा बालकों? इससे तो अपन को कोई करंट नहीं मिलेगा, बट वंस मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, लेट से मैंने क्या किया, मैंने इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और यू कैन से कि इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक सर्टेन अमाउंट का मोशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनका मोशन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे बच्चों क्योंकि इनमें कॉलिजन होता है। सर कॉलिजन का मतलब टक्कर। हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के साथ कंटिन्यूअसली कोलाइड होते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस कॉलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है। ठीक है, अब इस तरह से हमारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और यही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हमारी हीट में। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हेंस दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो उतनी ही हीट एनर्जी आपकी डेवलप हो गई। तो एक बार दोबारा से समझते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग द मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, एंड दैट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके, जूल। साइंटिस्ट कम्युनिटी में इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने जूल्स लॉ दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और इन्हीं को ऑनर करने के लिए हम लोगों ने वर्क की यूनिट भी जूल मानी है और हीट की यूनिट भी जूल मानी है, इनको सम्मान देने के लिए। और आप देख भी सकते हो काफी हैंडसम है ना, सूट बूट पहन के रहा करते थे। अब इन्होंने दिया है, लिया नहीं है, इन्होंने दिया है बालको जूल्स लॉ। ये क्या होता है? जूल्स लॉ में इन्होंने ये बताया कि जब किसी कंडक्टर से
लेट से कॉपर या आयरन से या किसी और कंडक्टर से, जब हीट पास होगी तो वो हीट आखिर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब देखो, हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा होगी, एंड अगर हमारा करंट ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा होगी। ये हमारे कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। इसी को फॉर्मूले में ड्राइव किया जूल ने अपने जूल्स लॉ में। इन्होंने क्या बताया बालकों? ही सेड हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट की पावर 2 या करंट का स्क्वायर पर हीट हमारी डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड लास्ट, टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, है ना, जितने टाइम के लिए करंट का फ्लो होगा इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ओके सर जी, समझ में आ गया। चलो इसका ना अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट यू वुड से कि सर एक बैटरी लगा लेते हैं, सॉरी इस केस में सेल है, तो यू वुड से कि सर एक सेल लगा लेते हैं, एक प्लस का टर्मिनल हो गया, एक माइनस का टर्मिनल हो गया। आई करंट गया, क्यू चार्ज गया, टी टाइम के लिए गया, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। ये कूलाम्स ने बताया था ये वाली बात, है ना। कूलाम्स तो ऐसे थोड़े से गंजे हैं तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज गोइंग टू बी आई इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसका अपन लोग बालों को यूज करेंगे। सेकंड, इस बार हमारा आई करंट गया, मान लेते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर, और बी वोल्ट की बैटरी हमने यूज की है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी इज इक्वल टू आई आर। ओम अंकल बताकर गए थे, ओम अंकल गंजे नहीं है, ठीक है ना, ओम अंकल के अच्छे खासे बाल हैं, जस्ट लाइक मी। तो V इक्वल्स टू आई आर। एंड थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोगों ने माना कि बी वोल्ट की बैटरी थी, W वर्क करना पड़ा, और क्यू कूलाम का जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। तो कुछ याद आ रहा है बालकों? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये बात किसने समझाई थी? बोल्ट ने, है ना। उन्हीं के नाम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी वोल्ट बन गई है। ये बोल्ट पढ़ते रहते थे क्या? अभी भी इनके हाथ में बुक है। खैर, सलमान खान जैसे बाल हैं इनके। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और एल्स यू कैन से W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है भाई, अब इन तीनों को अपन को क्या करने का है बालकों? कंबाइन करने का है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो देखो भाई, इक्वेशन थर्ड में हमें V की वैल्यू चाहिए जो कि आई आर होगा, और हमें Q की वैल्यू चाहिए जो कि I इंटू टी होगा। तो लगा देते हैं ना वैल्यू, और ये कुछ हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो W की वैल्यू यानी कि वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर आ गई बालकों? आई स्क्वायर इंटू आर। क्या बात है सर जी, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा वर्क डन। एंड एज आई सेड कि वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है? जूल। और यही वर्क डन हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसीलिए जो हीट प्रोड्यूस है उसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी। सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, जूल स्वाहा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपका ये सुंदर सा इलेक्ट्रिक बल्ब है। अच्छा जी, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम कौन से मेटल का फिलामेंट बनाते हैं? टंगस्टन का बनाते हैं, जिसका सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू। क्यों बनाते हैं टंगस्टन का ही? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा डेवलप होगा, और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा डेवलप होगा तो हमारा जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा सर जी, दूसरी इसकी क्या खास क्वालिटी है कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। इससे क्या फायदा होगा? अरे भाई, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये हल्का सा हीट हुआ, ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो टूट जाएगा, आपके सपनों की तरह बिखर जाएगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना बालकों, इसीलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना? 3380, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्या को बुलाइए, सुमुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब में। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको जो फिलामेंट है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। तो वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, इसलिए हम लोग इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जो नाइट्रोजन और आर्गन गैस है वो इनएक्टिव होती है ना, वो इनर्ट होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जाता है, और आप देख सकते हो कि आपका बल्ब ग्लो कर जाता है। एक बार और देखेंगे, क्या मस्त एनिमेशन है मेरे बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका एक यूज होता है। अच्छा, एक यूज और होता है ना इलेक्ट्रिक आयरन में, इसकी फंक्शनिंग को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या सुंदर है ये, है ना। इसके ऊपर मैंने कंपनी का नाम नहीं रखा है क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड के प्रमोशन में ट्रस्ट नहीं करता, हालांकि कोई ब्रांड
मुझसे प्रमोशन करवाते भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक आयरन की वर्किंग को समझते हैं। इसमें एक कॉइल होती है जो कि हाई रेजिस्टेंस की रहती है। ठीक है सर जी। ऐसा क्यों? ताकि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा डेवलप हो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा डेवलप होगा, जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी से आपके कपड़े आयरन हो जाएंगे। ओके। इसको कवर किया जाता है बालकों माइका सीट से। क्यों किया जाता है? क्योंकि माइका सीट जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की एंड गुड कंडक्टर है हीट की। तो देखो बालकों, हम यही तो चाहते हैं ना कि हीट ट्रांसफर हो जाए पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ना हो, है ना? तो इसलिए अपन क्या करते हैं? माइका सीट का यूज करते हैं। इट प्रिवेंट द करंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेटल एंड दस प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम गेटिंग अन इलेक्ट्रिक शॉक, है ना? तो ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक हैवी मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली स्टील वगैरह का कुछ बना होता है, जिससे हमारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ही फ्लैटन हो और अच्छे से आयरन हो जाएं। ओके। देखिए, आप करंट ऐसे आया, कुछ इस तरह से गया। एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से। ओके। तो करंट का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता रहता है ना? करंट से हमको प्रोटेक्ट करती है माइका की सीट। When electric current passing through the coil, it gets heated. ऑब्वियसली सी बात है, ये पूरी की पूरी हीट हो जाती है और हमारे कपड़े जो है वो अच्छे से आयरन हो जाते हैं। अच्छा, अगर माइका अच्छा सोचो, अगर माइका की सीट ना होती तो हमारा हाल इलेक्ट्रिक आयरन को टच करने के बाद कुछ ऐसा होता है ना? बट थैंक गॉड ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना? ये क्या होता है भला, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, आखिर ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको मैं तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंखों के सामने से जानना पड़ेगा। अन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। चल देखो, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से डिस्कस विस्कस करो, है ना? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जब एक्सेस में करंट आ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। सर थोड़ा सा और समझाना, कम कम समझ में आया है। लेट्स से हमारे पास ये कोई सेटअप है और हमने इसमें एक वायर यूज किया है जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्यूज बनने वाला है। ये वायर क्या है बालकों आपका? ये वायर आपका लेड का भी हो सकता है, टिन का भी हो सकता है। सर लेड और टिन मेटल का ही क्यों यूज किया? क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सर लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या फायदा है, बताते हैं। अब देखो बालकों, मेन सप्लाई है जहां से हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है और ये आपकी ऐसे टीवी है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या हमारे घरों में, मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ 220 वोल्ट का करंट आता है। तो मैं एक रेंज ले लेता हूँ, 220 से 240 वोल्ट तक का करंट हमारे घरों में लगभग आता है। अब अगर हमारे घर में 230 वोल्ट का करंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? करंट ऐसे आएगा और ऐसे पास होगा और हमारी टीवी चलने लगेगी। एक बार दोबारा से देख लो, अगर 230 वोल्ट का करंट आया तो वो इस तरह से आएगा और हमारा जो टीवी है वो अच्छे से चलने लगेगा, है ना? कोई समस्या नहीं आएगी। बट क्या हो कि करंट बहुत ज्यादा आ जाए, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मोटे मोटे तौर पर मतलब ये है कि जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो सर्किट में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्किंग भी होती है और कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग जाती है। पर अभी के लिए आप ये समझो कि शॉर्ट सर्किट में हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है। तो लेट्स से कि शॉर्ट सर्किट का फिनोमिना यहाँ पर अकर किया, लेट्स से हाई अमाउंट का करंट जो है वो आ गया। अब क्या होगा बालकों, जब वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा सर्किट में कुछ इस तरह से, तो हमारी टीवी में बुम, है ना, हमारी टीवी तो खराब हो जाएगी। तो बालकों अपन को ये नहीं करना है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अब इतनी मुश्किल से एक एक रुपया जोड़कर हमने टीवी खरीदी और हाई अमाउंट के करंट आने की वजह से उस टीवी में ब्लास्ट हो गया, है ना? तो ये तो नहीं चलेगा। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, हमने एक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया। ये क्या करेगा सर जी? देखो भाई, जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा ये टूट जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये तो हीट हो जाएगा, राइट? और सॉरी 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 दोबारा से। तो अब हम नहीं चाहते कि हमारी टीवी खराब हो या कोई भी महंगे अप्लायंसेस खराब हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया। जब करंट किसी भी वायर में से पास होगा, चाहे वो लेड का वायर हो या टिन का वायर हो, तो उसमें एक हीटिंग इफेक्ट डेवलप होगा। अब चूंकि लेड और टिन का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो जब इनके अंदर से हीट डेवलप होगी, जब इनके अंदर हीट डेवलप होगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे और ये करंट को आगे पास नहीं होने देंगे। तो जब हाई वोल्टेज का करंट जाता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं।
है ना, इनका ब्रेकअप हो जाता है, ये इनका ब्रेकअप हो जाता है, और करंट जो है वो आगे पास नहीं हो पाता, एंड हमारी जो टीवी है वो बच जाती है, तो फिर हम विराट कोहली को क्रिकेट मैच खेलते हुए देख पाते हैं। धोनी तो रिटायर हो गया। The fuse used for domestic purposes are stated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere and 10 ampere etc. मतलब अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम लोग अलग अलग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। I are coils of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal। इसका मतलब ये है जैसे हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, उनकी जो कॉइल है वो हम लोग अलॉय का बनाना पसंद करते हैं, हम लोग मेटल का बनाना पसंद नहीं करते। क्या कारण है, टीका टिप्पणी करो इस बात के ऊपर। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन गीजर, गिव रीजन। तो जैसे हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के तौर पर आयरन में, गीजर में, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना, गिव द रीजन। ओके, सो लेट्स आंसर देम। Coil of electric toaster and iron are made up of alloy rather than a pure metal because फर्स्ट रीजन, रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। तो देखो भाई, हम तो ये चाहते हैं ना कि इनका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो ताकि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, तो इसलिए हम लोग अलॉय का यूज करते हैं क्योंकि अलॉय की रजिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। सेकंड, अलॉय हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सो दे डू नॉट मेल्ट इजिली। दूसरी बात, हमें मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा चाहिए भाई, हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि हमारी कॉइल ब्रेक हो गई तो हमारा अप्लायंसेस भी खराब हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं चाहते। दैट्स वाई हम लोग अलॉय का यूज करते हैं बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एंड दस कैन बी केप्ट रेड हॉट। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना, पर हमारे अलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते। दैट्स वाई इन तीन रीजंस की वजह से हम अलॉय को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मेटल। एंड नाइक्रोम, एंड होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम नाइक्रोम का वायर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम वायर की रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता। डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा होगा, जब इलेक्ट्रिक हीटर से करंट पास होता है तो जो उसकी कॉइल है ना, या आप ऐसे समझ लो कि जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो तो ग्लो करने लगता है, लेकिन जो उसकी कॉर्ड है, मतलब एक तरीके से जो वायर जिसमें से करंट पास होकर इलेक्ट्रिक हीटर को मिल रहा है, वो वायर तो ग्लो नहीं करता। वाई वाई दिस थिंग हैपन, तो अंडरस्टैंड दिस। तो इसका आंसर बाल को ये है, द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अलॉय विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो व्हेन करंट फ्लो थ्रू द एलिमेंट इट बिकम्स वेरी हॉट एंड ग्लो। The cord is usually made up of material like copper and so has low resistance. Thus, for the same current, the cord does not become so hot and hence does not glow. Okay? क्योंकि हमारी जो कॉइल है या जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय है, और अलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो ग्लो करने लगती है, जबकि जो करंट पास हो रहा है उस प्लग से लेकर उस इलेक्ट्रिक हीटर तक, वो जो वायर बना हुआ है वो आपका कॉपर का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए वो ग्लो नहीं करता है। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन और ये आपको सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ दीज इज द रॉन्ग आंसर फॉर द जूल्स लॉ। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इनमें से तीन फॉर्मूले पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन एक फॉर्मूला गलत है। तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वाला गलत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे।